आई थिंक। चलिए बेटा निकालिए फोर्थ यूनिट। हमारी जो फोर्थ यूनिट है नॉलेज एंड कैरिकुलम, ठीक है, पेपर चल रहा है आपका सेकंड, उसकी फोर्थ यूनिट हम शुरू करेंगे आज से। 18 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है जिसमें आप पढ़ोगे नॉलेज एंड कैरिकुलम, चाइल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, अटेंडिंग नॉलेज थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, कि बच्चा किस प्रकार नॉलेज ग्रेन करता है एक्टिविटीज के जरिए और एक्सपीरियंस के जरिए। उसके बाद है बॉडी ऑफ नॉलेज एंड चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। उसके बाद आप पढ़ोगे इसी के अंदर कंसेप्ट ऑफ बिलीफ, बिलीफ विश्वास क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बॉडी ऑफ नॉलेज, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड देयर वैलिडेशन process and criteria for curriculum selection and construction, knowledge and power, representation, inclusion and exclusion of knowledge of different social group in curriculum and textbook। ठीक है, ये सारा आप पढ़ोगे। 18 मार्क्स की आपकी यूनिट है। निकाल लीजिए आप अपना पेज नंबर 76। अब सबसे पहले मुझे बताइए नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, और बालक किस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी से और अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान यानी कि क्या होता है भाई नॉलेज, जब आपको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होती है, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु उसकी या कोई स्थान जिसकी आपको पूरी जानकारी होती है उसी को आप क्या बोलते हो, नॉलेज बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नॉलेज का मतलब क्या है, ज्ञान का अर्थ है जानना। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी जानकारी आपको है उसी को आप क्या बोलते हो, नॉलेज बोलते हो। ठीक है, अब प्रोफेसर रसेल ने बोला है नॉलेज वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करती है। विलियम जेम्स कहते हैं नॉलेज हमारी प्रैक्टिकल प्राप्ति और सफलता का दूसरा साधन है। यानी कि ज्ञान क्या है, हमारी व्यवहारिकता, यानी कि जो चीज हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू करते हैं जिन चीजों को, ठीक है, वो है, और हमारी सफलता का दूसरा नाम है। अगर हमें नॉलेज है तभी हम क्या है, सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए नॉलेज का मीनिंग क्लियर है, बिल्कुल इजी मीनिंग है। यस मैम। ठीक है, इजी वे में ही लिख के आना है इसको। आपको दो लोगों की क्या दे रखी, डेफिनेशन दे रखी, किसी एक की कर लेना। देखा जाए तो जो ये विलियम जेम्स है इन्होंने बिल्कुल इजी दी है कि जो हमारा नॉलेज है वो हमें प्रैक्टिकल जीवन में क्या करना है, और जो अगर हमें किसी चीज की सफलता प्राप्त होती है तो वही हमारी क्या है, नॉलेज है। यानी कि जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इट मीन्स हमें उस चीज की पूरी नॉलेज थी, हमने वो टेस्ट क्वालिफाई किया, सारी चीजों को कंप्लीट किया और हम क्या है, हम सक्सेस हो गए। अब नॉलेज में क्या है, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो भी मेथड दिए हैं, जो भी परिभाषाएं दी हैं, उनके आधार पर कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहते हैं। ये क्या पॉइंट है, जो नॉलेज है वह मनुष्य का वह गुण है जो उसे अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। यानी कि नॉलेज, नॉलेज ऐसी चीज है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाती है। अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाने का मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है, उसके जीवन में क्या है, कुछ चीज है ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है। हाँ, लेकिन उसने नॉलेज ग्रहण की है। वो नॉलेज कुछ भी हो सकती है, वो चाहे कोई स्किल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है पढ़ाई की ही नॉलेज हो। उसको क्या है, किसी और चीज का कोई ऐसा ज्ञान है, कोई हाथ का कोई काम अच्छा आता है, तो उसके आधार पर क्या है, वह अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो क्या है, उस नॉलेज ने उसको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले, यानी कि उसके रोजगार के साधन क्रिएट किए, वो लाइफ में आगे बढ़ा, उसने सारी चीजों को प्राप्त किया। तो क्या है, नॉलेज है। अगर हमें किसी चीज की या किसी ज्ञान की, ज्ञान है हमारे पास, तो हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं। नॉलेज मनुष्य के लिए विश्व के रहस्यों को खोलता है। नॉलेज, ज्ञान ही क्या है, हमारे संसार में क्या क्या चीज विद्यमान है, ये ज्ञान द्वारा ही हमें पता लगती है। ठीक है, और जो नॉलेज है वह निरंतर आपकी चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। कभी किसी चीज का ज्ञान आप ले रहे हो, कभी किसी चीज का ज्ञान आप ले रहे हो। ठीक है, जो नॉलेज है वो आपके क्या है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को मतलब, मान लो मैंने किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वो फटाक से आंसर देता है उसको, तो इट मीन्स उस बच्चे को नॉलेज है उस चीज की, तभी तो उसने जवाब दिया। और नॉलेज है, जवाब दिया, तभी क्या है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। ज्ञान समाज सुधार का काम करता है। अब जो नॉलेज है वो क्या है आपका,
समाज सुधार का काम करता है। ठीक है, नॉलेज के आधार पर ही मनुष्य को इंटेलेक्चुअल, मेंटल, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, कल्पना और तर्क आदि शक्तियां डेवलप होती है। यानी कि उसकी मेंटल पावर बढ़ती है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, उसकी ऑब्जर्व करने की पावर, ठीक है, इमेजिनेशन की पावर, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने की विधियां, किस किस मेथड से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड बेटे। अब ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं? एक तो है क्रिया विधि, जिसको बोलते हो आप एक्टिविटी मेथड। दूसरा है एक्सपीरियंस के द्वारा। ठीक है, एक्टिविटी मेथड क्या होता है, कोई सा बच्चा बताएगा? मैम हमने कोई भी वर्क करा और उस वर्क पे हमने कोई भी एक्टिविटी दे दी, जैसे कि क्लासेस में सोशल साइंस पढ़ाई जाती है तो मैम सीजनल्स में जैसे राबी क्रॉप हो गई, खारिफ क्रॉप हो गई, तो मैम उसमें हम उनको एक्टिविटी कराते हैं चार्ट्स बेसिस पे कि आप इस तरीके से करो, इस तरीके से, तो मैम वो एक्टिविटी मेथड कहलाता है। ओके, और मान लीजिए आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं, तब भी तो हम कराते हैं ना बहुत सारी एक्टिविटी, और उन एक्टिविटीज के जरिए बच्चे को क्या कराते हैं, ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा स्वयं एक्टिविटी करता है और उस एक्टिविटी से सीखता है। इसमें टीचर खुद नहीं करता, हम बच्चे को करने के लिए काम देते हैं, और बच्चा क्या करता है जब उस चीजों को खुद करता है, एक बार गलत करेगा, दो बार गलत करेगा, तीसरे टाइम तो वह सीखेगा ही। तो चीजों को वह खुद करता है, एक्टिविटी को स्वयं करके फिर वह सीखता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी मेथड के जरिए बच्चे के अंदर नॉलेज को इंक्रीज करना है। इसमें कोई थ्योरेटिकल चीजें उसको नहीं पढ़ाई जाती, प्रैक्टिकली तरीके से उनको क्या है, नॉलेज करवाई जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी भी गेम को लेकर, या किसी भी पुस्तक है या कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, इसमें क्या क्या हेल्प होती है, जब बच्चा खुद करता है चीजों को खुद करता है तो वह उन चीजों को जल्दी समझता है। आगे बच्चे के सामने जो तर्क वितर्क शक्ति है, उसको एक कंपैरिजन करने की जो पावर है, स्वयं का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। एक बार बच्चे ने काम ठीक करके दिखा दिया ना बिना किसी हेल्प के, तो वह अगली बार स्वयं ही बोलेगा कि मैं खुद करूंगा। ठीक है, तो ये होता है एक्टिविटी मेथड, जिसमें हम क्या है, प्राइमरी लेवल्स पे बच्चों को कोई भी एक्टिविटी दे देते हैं और एक्टिविटीज के जरिए हम बच्चे को नॉलेज प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा आपका ये दे रखा है, इसमें जस्ट इसका मीनिंग देना और पॉइंट बना देना इसके। आपको पता हो तो पैराग्राफ में इतने मार्क्स नहीं मिलते जितने आपको पॉइंट बनाने में मिलते हैं। ठीक है, तो अब बताइए मुझे एक्टिविटी में और क्या क्या पॉइंट आप ऐड कर सकते हो? बच्चे को मैम क्या है, एक्टिविटी, ऑडियो विजुअल दिखाकर भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं, बताइए। यस मैम, हम मैम एक्टिविटी में मैम उनको इस तरीके की एक्टिविटी भी दे सकते हैं, जैसे प्राइमरी लेवल पे मैम जैसे ट्रीज हो गए तो मैम हमने उनको ट्रीज के बारे में बनाने के लिए दिया कि आप इसको ड्रॉ करो और आप उसके कलर को गेस करो, क्योंकि मैम वो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो उन्हें अभी इतना कलर के बारे में भी नहीं पता है। फिर मैम हम इसमें हम एक एक्टिविटी ये भी ले सकते हैं प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, जैसे कि मैम हमारी कॉटन होती है वो सॉफ्ट होती है, फिर मैम हम स्टोन्स ले सकते हैं। मैम वाटर रख के बच्चों को मतलब वाटर हमने रखा, फिर हमने बच्चों को बोला बेटा ये सॉफ्ट चीज़ है, ये ड्राई चीज़ है, ये थोड़ी रफ चीज़ है, तो आप इसको छू कर या फिर चलकर आप इसको खुद बताओ कि ये क्या है। तो मैम इससे बच्चों का प्राइमरी लेवल पे इंटरेस्ट बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है और बच्चे और ज़्यादा पढ़ने की तरफ मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो मैम इस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है एक्टिविटी के ऊपर? मैम एक्टिविटीज में हम कंपटीशन करवा सकते हैं। हम बच्चों को ना नाटक दे सकते हैं कि आप एक काम करो, आप कोई एप्पल बन जाओ, कोई बनाना बन जाओ, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उनके कलर्स क्या होते हैं, वो उनका खाने में टेस्ट कैसा होता है, वो हमें क्या क्या शक्ति दे सकते हैं। हम ऐसे करके भी बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे उनको याद भी रहेगा, उनका इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। वेरी गुड बेटे। तो ये था आपका, यहाँ तक सबको क्लियर है नॉलेज क्या होती है और एक्टिविटीज के जरिए किस तरीके से हम बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस के आधार पर नॉलेज प्रदान करना। एक्सपीरियंस के आधार पर क्या है, इसमें हम बच्चों को उसका
सेंस ऑर्गन है उनके जरिए, और कुछ विचारधाराओं के जरिए, या फिर जब वो बार-बार काम करते रहते हैं, कई साल हो जाते हैं, तो एक्सपीरियंस के जरिए भी बच्चों को ज्ञान हो जाता है। एक्सपीरियंस से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह और भी ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी होता है, जिसे हम स्वयं करके अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हैं। नॉलेज की सच्चाई की जाँच प्रयोग द्वारा अनुभव के आधार पर जैसे-जैसे बालक नए-नए एक्सपीरियंस करता है, वैसे-वैसे उसके पहले वाले ज्ञान में सुधार और मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है? सबसे पहले बच्चा अपनी सेंस ऑर्गन से सीखता है, जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, वैसे-वैसे वह और जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंस लेना शुरू कर देता है, कहीं आस-पड़ोस से, कहीं अपने स्कूल से, कहीं घर से, ठीक है? यदि अध्यापक बच्चों को आदर्श व नैतिक शिक्षा देता है, तो उसे पहले स्वयं आदर्श व नैतिक बनना होगा, क्योंकि बच्चे अपने शिक्षक को उत्तम चरित्र को देखकर ही स्वयं अनुभव करते हैं। और भाई मैं गलत में घुस गई, रुक जाओ। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे क्या है, वह अपने लाइफ में अलग-अलग एक्सपीरियंस प्राप्त करता है, जिससे उसकी जितनी भी पावर वो डेवलप होती है, चाहे वो मैथमेटिकल पावर है, चाहे वह साइंस की है नॉलेज है, चाहे वह सोशल साइंस की है। ये ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हम बच्चे को एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, जिसमें बच्चा क्या करेगा, अपनी आँखों से देखेगा, हाथों से करेगा, कानों से सुनेगा, ठीक है? नाक से उसकी गंध, उसकी स्मेल को सूंघेगा, ठीक है? और उसका क्या, ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चे को सिखाते हैं। जैसे मेरे दाँत में दर्द है, तो दर्द का अनुभव क्या है, आंतरिक है, बाहरी नहीं। अनुभव के आधार पर वह इमोशनल बनता है, और ऐसे एक्सपीरियंस द्वारा वह जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह ज्ञान क्या होता है, डायरेक्ट नॉलेज होती है। ठीक है? स्वयं के अनुभव खोज, इसमें क्या बताया गया है, डायरेक्ट ज्ञान कहलाता है। एक्सपीरियंस व डायरेक्ट ज्ञान हमारे विश्वास का स्रोत व सत्यता का प्रमाण है। आसमान नीला है, कोई कारण काला है, इन विश्वासों का स्रोत प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे कि हम दूसरे को किसी कार्य को करता देखकर पूर्ण रूप से उस कार्य को नहीं कर सकते, इस तरह हम सत्य का ज्ञान दूसरों के लिए अनुभव पर निर्भर रह कर नहीं कर सकते। देखो भाई, इसने क्या बताया है, एक्सपीरियंस के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए, अनुभव के जरिए। जब कुछ तो सब्जेक्ट है हमारे जिसको हम क्या है, एक्सपीरियंस के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि जब ये सारी चीज़ों को, वो एक्सपेरिमेंट को खुद करके देखते हैं, तो उन्हें वो क्या है, जल्दी उस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। ठीक है? और जब वो इन चीज़ों से सीखते हैं, तो इस नॉलेज को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट ज्ञान बोला जाता है। ठीक है? डायरेक्ट नॉलेज कैसे हो गई है, क्योंकि बच्चे ने खुद वो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, खुद उन चीज़ों को अनुभव किया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट है। मान लीजिए आपके दांत में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, तो उस चीज़ को आप खुद स्वयं क्या कर रहे हो, डायरेक्ट उस पेन को आप महसूस कर रहे हो। तो जो अनुभव के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कि भाई जैसे ही दांत में दर्द होएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, मैं खाना नहीं खा सकती, या ठंडा गर्म लगता है मुझे। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये वाली बात बताई उसने, एक्सपीरियंस के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति। समझ में आ गया? यस मैम। आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के रूप का आशय स्पष्ट कीजिए और बालक के ज्ञान निर्माण के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। प्रीति पढ़ना बेटा जरा, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ज्ञान के रूप का आशय, मीनिंग ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। ज्ञान के रूप से आशय ज्ञान के केलवर अथवा उसके शरीर से है। हालांकि ज्ञान अमूर्त होता है, अतः उसका रूप मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही होता है जैसे ईश्वर का रूप। ईश्वर की भांति ज्ञान का भी रूप मनुष्य के मन में अंकित होता है। ज्ञान का रूप बौद्धिकता के रूप में जाना जाता है। ज्ञान के रूप के विषय में निम्नलिखित द्रष्टव्य है। ज्ञान का आरंभ अनुभव से होता है। यह अनुभव संवेदनाओं से प्राप्त होता है, जो ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होती है, जैसे आँख, कान, नाक आदि इंद्रियां, जो बाहरी संपर्क में आती है और मस्तिष्क से संबंधित हो जाती है। तब एक अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान का आधार है। ज्ञान प्राप्ति मनुष्य
ज्ञान प्राप्ति मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। अनुभव के आधार पर बौद्धिक विकास होता है। ज्ञान का रूप बौद्धिक है। यह व्यक्ति की बुद्धि में जन्म से ही होता है। आत्मा में संस्कार जन्म से ही होते हैं। ये संस्कार ही ज्ञान को पाने में सहायक होते हैं। बुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि ज्ञान अनुभव एवं बुद्धि दोनों की ही उपज है। बुद्धि ही अनुभव को सार्थक बनाती है। जो अनुभव मानव को प्राप्त होते हैं, बुद्धि के द्वारा वह उन पर विचार करता है, विश्लेषण करता है तथा परिणाम निकालता है। इसलिए बुद्धि एवं अनुभव दोनों के बिना ही ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। कुछ का मानना है कि ज्ञान का रूप अत्याधमिक है। आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति ही वास्तविक रूप में ज्ञान है। अंततः प्रज्ञा अर्थात अंतःकरण ही ज्ञान का स्रोत है। अंतःकरण से प्राप्त आत्म तत्व का ज्ञान असीम व अनंत होने के कारण ज्ञान भी असीमित हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति, अंतः तत्व की प्राप्ति, आत्मज्ञान केवल और केवल अंत प्रज्ञा के आधार पर ही होता है। ज्ञान की प्रकृति, नहीं पहले ज्ञान की इतना बता दो प्रकृति बेटा। को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषताएं व प्रकृति इस प्रकार है। प्रीति ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। ज्ञान में शक्ति है, प्रीति प्रीति ताकत है। बेटा, एक बार इतना समझा दूं, उसके बाद इसकी नेचर पढ़ना है, नहीं तो फिर ना सारा ओके क्लियर मैम, नहीं हो पाएगा। देखो बेटा, ठीक है मैम। इन्होंने सबसे पहले तो बताया कि नॉलेज का आज से क्या है। नॉलेज को आज तो आपको पता लग गया, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी आपको जानकारी होती वही क्या कहलाती है, आपकी नॉलेज होती है। तो इसने नॉलेज को क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पर या अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर, पर्सपेक्टिव के आधार पर बताया है। किसी ने बताया है कि ज्ञान का आरंभ हमारे एक्सपीरियंस से होता है, कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें चीज़ों के बारे में पता लगता जाता है, हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हमें क्या है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है। कहीं पर इन्होंने बताया कि जो ज्ञान है वो हमारा इंटेलेक्चुअल है, यानी कि ये अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पर बताए हैं। किसी ने तो बताया कि एक्सपीरियंस के आधार पर, आप देखते हो ना कि हमारे जो दादा दादी उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया पूरी लाइफ का, तो वो हम मानते हैं कि वो सारी चीज़ें हमें ठीक बताते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस के आधार पर सीखते हैं। किसी ने बताया कि जो ज्ञान है वह इंटेलेक्चुअल होता है। अगर किसी व्यक्ति में जन्मजाति बुद्धि पावर बहुत तेज है, जिसका माइंड शार्प है, वो जल्दी चीज़ों को सीखता है। तो किसी ने क्या है, इससे हमारे इंटेलिजेंसी से जोड़ दिया। कुछों का मानना है कि ज्ञान क्या है, हमारे एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंसी दोनों से होता है, ठीक है, दोनों से ये है अनुभव करता है। और कुछ का जो जिनका मानना ज्ञान का आध्यात्मिक है, वो ये मानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति वास्तविक रूप के ज्ञान की प्राप्ति है। और हमारी क्या बताया गया है, हमारी जो अनंत प्रज्ञा यानी कि हमारी अंतरात्मा जो बोलती है, ठीक है, उसी को हमने सत्य माना है। और इन्होंने ये भी बोला है कि ज्ञान क्या है, हमारा कभी खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है, लगातार क्या होता रहता है, ज्ञान हमें होता रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से हम क्या है, सीखते ही रहते हैं, ठीक है बेटे। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषताएं व प्रकृति इस प्रकार है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। ज्ञान धन की तरह है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा करता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता रहता है, एकदम अचानक से नहीं मिल जाता। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। तथ्य तथा मूल्य ज्ञान के आधार माने जाते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। ज्ञान सुनिश्चित है। सूचना ज्ञान का स्रोत है। शब्द के अर्थ, शर्त, विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। धन की भांति ज्ञान को जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। देखो बेटा, इसकी मैम आगे नेचर पढ़ूं? में क्या बताया है इन्होंने नेचर में बताया है, नेचर लगा लो, करेक्टरिस्टिक्स लगा लो, विशेषताएं बता लगा लो, फीचर्स लगा लो, कि जो नॉलेज है ना वो कभी भी क्या है, खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा, नहीं, किसी न किसी चीज की नॉलेज हमारे अंदर रहती है। ज्ञान में क्या होती है, ताकत होती है। ताकत कैसे होती है भाई, आपके अंदर नॉलेज है, आप तो आप कहीं पे भी खड़े होके बोल सकते हो, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ज्ञान के अंदर क्या होती है,
ताकत होती है। ज्ञान क्या है हमारा? धन की तरह होता है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है उससे ज्यादा पाने की इच्छा करता है। हाँ जी, ज्ञान क्या होता है? धन की तरह होता है, जितना हमारे पास नॉलेज होती है हम उसको और ज्यादा नॉलेज गेन करने की सोचते हैं। ठीक है, ये ज्ञान क्या है? हमें ट्रूथनेस तक, सच्चाई तक पहुंचाने में हेल्प करता है। और कंटिन्यूसली क्या है, जो हमारा ज्ञान है वो अचानक से हमें नहीं मिलता कि आप पैदा हो गए, आपने कहीं पे कुछ छानबीन में और आपको क्या नॉलेज होगी सब चीजों की। नहीं, ज्ञान क्या है आपका? धीरे धीरे आपको मिलता है और आपके एक्सपीरियंस के आधार पर ये बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है? ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। इसकी क्या है? आप पुष्टि नहीं कर सकते। ज्ञान क्या है? सुनिश्चित नहीं है। कभी किसी चीज के बारे में नॉलेज है आपको, कभी किसी चीज के बारे में नॉलेज आपकी खत्म हो जाती है। ज्ञान सुनिश्चित नहीं है। ज्ञान क्या है? हमारे इंफॉर्मेशन का भंडार है। ठीक है, आपको किसी चीज के बारे में कितनी नॉलेज है यही ज्ञान है। शब्दों का अर्थ, शर्त, विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। धर्म की भांति ज्ञान को जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। अब इसने बोला कि अगर हम मान लीजिए अपने रिलीजियन को जानना चाहते हैं तो उसी तरह क्या है, ज्ञान को भी जानने के लिए हमें क्या है? एक्सपीरियंस करने चाहिए। आगे आ गया है बच्चों के ज्ञान के निर्माण के सिद्धांत, कि बच्चों के अंदर हम किस प्रकार जो नॉलेज है उसको क्रिएट करें। तो उसमें इन्होंने अलग अलग थ्योरी बताई हैं। ठीक है, एक तो है अनुभववादी सिद्धांत, एक बुनियादवादी सिद्धांत और एक प्रायोगिक सिद्धांत और संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, अब ये थ्योरीज हम पढ़ेंगे। प्रीति एक बार पढ़ो बेटे। बच्चों के ज्ञान के निर्माण के सिद्धांत। विभिन्न विद्वानों ने ज्ञान निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। पहला है अनुभववादी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म। ज्ञान निर्माण के सिद्धांतों में अनुभववादी सिद्धांत सर्वप्रमुख है। वादी सिद्धांत के अनुसार अनुभव, एक्सपीरियंस, ज्ञान की जननी है। अनुभववाद के जन्मदाता, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मन एक कोरी पट्टी या कागज के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे जैसे वह बाहरी जगत के संपर्क में आता है, संवेदनाओं, सेंसेशंस के रूप में वस्तुओं के संकेत उसके मस्तिष्क की इस खाली पट्टी पर अंकित हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान की सामग्री बाहर से आती है। समस्त ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अनुभव को समूचे ज्ञान का स्रोत माना जाता है। हमारे मस्तिष्क या मन के बाहर से आता है। यह स्वयं मन के अंदर जन्म के पूर्व से ही निहित नहीं होता। व्यक्ति को ज्ञान विभिन्न इंद्रियों, सेंसेस के माध्यम से प्राप्त संवेदनाओं के द्वारा होता है। अनुभववाद के प्राचीन रूप में ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि का तनिक भी सहयोग स्वीकार नहीं किया जाता। आधुनिक अनुभववादियों ने बौद्धिक प्रक्रियाओं, रेशनल प्रोसेस की प्राथमिकता को ज्ञान विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज में अस्वीकार तो नहीं किया है, परंतु यह कह देते हैं कि इस बौद्धिक सहयोग की आखिरी उत्पत्ति, फाइनल प्रूफ, अनुभव ही है। अन्य शब्दों में बुद्धि ज्ञान में कुछ कमी कर सकती है, किंतु इस कमी की सच्चाई केवल अनुभव द्वारा ही प्राप्त होती है। अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान पूर्ण रूप से बाहरी है, ऑल नॉलेज इज एक्सटर्नल, और उस पर मन अथवा मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का आंतरिक निर्धारण नहीं है। संपूर्ण ज्ञान का अंतिम उद्गम स्थल अनुभव है। अनुभव या संवेदना के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है। अनुभववादी पैदाइशी प्रत्ययों, इनेट आइडियाज के विरुद्ध है। अनुभववादी ऐसे किसी भी तथ्य को नहीं मानते जो अनुभव से सिद्ध ना होता हो। देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है, जो आपके प्रिंसिपल है, एक तो यही है एक्सपीरियंस के जरिए। ठीक है, इसमें क्या बताया है इन्होंने कि लोगों के क्या, सबसे पहले तो हमारा एक्सपीरियंस होता है जो ज्ञान की जननी होती है। ठीक है, और जो ब्रिटिश जॉन लॉक है उसको क्या बताया गया है, अनुभववाद का पिता बताया गया है, एम्पेरिज्म। ठीक है, फादर ऑफ एम्पेरिज्म। उसके बाद जन्म के समय बालक का मन क्या होता है, कोरी स्लेट होता है। जैसे जैसे वह एक्सपीरियंस करता है लाइफ में, तो उस कोरी स्लेट पर बहुत सारे जितने भी क्या है उसने लाइफ में देखे हैं वो सारी चीजें उसके अंदर ऐड हो जाती हैं।
ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि बच्चा सबसे पहले अपनी सेंस के माध्यम से एक्सपीरियंस लेता है। ठीक है, आँख नाक तो जो सबसे पहले तो बच्चा क्या है देखता है जब इस दुनिया में आता है, फिर वह छूने की कोशिश करता है, ठीक है, बोलने की भी कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसमें क्या है हमारा, इसमें कुछ तो क्या है, कुछ मॉडर्न व्यूज़ हैं और कुछ क्या है रैशनल व्यूज़ हैं। ठीक है, जो हमारे ज्ञान के विस्तार को इसमें बताया गया कि प्राथमिकता को ज्ञान विस्तार में अस्वीकार तो नहीं किया, परंतु ये कह देते हैं कि इंटेलेक्चुअल सहयोग में फाइनल प्रूफ अनुभव हुई। यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितना हम एक्सपीरियंस लेते जाएंगे उतना हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो सारा का सारा इसके अंदर किससे रिलेटेड लिखना है आपको, एक्सपीरियंस है कि कितने हमारे इनर आइडियाज़ हैं, हम किस प्रकार क्या है अलग अलग हर रोज़ क्या है कुछ नया एक्सपीरियंस ग्रहण करते हैं, उसी के आधार पर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमारी नॉलेज है वो क्या कहलाती है, हमारी अनुभववादी सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद आती है आपकी थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म। ये किसने दिया भाई, ये प्लूटो ने दिया, प्लेटो ने दिया था। इससे पहले वाला किसने दिया था अनुभववाद का, जॉन लॉक ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरी ऑफ जो रैशनलिज्म है बुद्धिवाद का सिद्धांत है, ये सुकरात और प्लेटो ने दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार वास्तविक ज्ञान क्या है, रियल नॉलेज की उत्पत्ति, उन्होंने बोला कि जो ये वास्तविक ज्ञान है ये हमारी इंटेलिजेंस हमारी बुद्धि से निकल के आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है परमानेंट और कुछ क्या होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। यानी कि कुछ नॉलेज तो ऐसी होती है जो थोड़ी दिनों बाद हम भूल जाते हैं, और कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो हमारे माइंड में क्या है हम मरते दम तक भी कुछ बातों को नहीं भूल पाते। तो जो हम मरते दम तक भी नहीं भूल पाते वो क्या कहलाती है, हमारी परमानेंट नॉलेज कहलाती है। और जो हमारी थोड़े समय के लिए होती है वो क्या होती है, हमारी अस्थायी अल्पकालीन शॉर्ट पीरियड नॉलेज जो होती है वो कहलाती है। अब है हमारी डेफिनेशन, ट्रू एंड यूनिवर्सल नॉलेज कैन बी अटेंड ओनली थ्रू इंटेलेक्चुअल। ठीक है, रीजन अलोन द फाइनल टेस्टमनी ऑफ नॉलेज, बुद्धि इसने बोला कि बुद्धि हमें जन्म से मिलती है। यानी कि सुकरात और प्लेटो बोलते हैं कि बुद्धि हमें जन्म से मिलती है। तो इस प्रकार जो हमारा नॉलेज है वो क्या है, हमारे कुछ ना कुछ हमारे दिमाग से रिलेटेड है, हमारे जन्म से रिलेटेड है। ये इन लोगों का विचार है कि जो जो बुद्धिवादी हैं उनके अनुसार ज्ञान क्या है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष जन्मजात होता है। यानी कि मानते हैं कि बुद्धि तो हमारे अंदर जन्मजात है और हमारे अंदर जो ज्ञान है वो जन्म से ही है। ठीक है, तो इसके ऊपर इन लोगों को क्या है क्रिटिसाइज भी किया गया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए एक मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन ली, और उसको प्रूफ लेने के लिए उसने एक छोटी सी क्या है कोई भी प्रोग्राम अटेंड करवाया। इसमें तर्क के सत्य समर्थन में स्वयं सिद्धियों के लक्षण के आधार पर प्रमाणित होता है। बुद्धिवादी के अनुसार हमें वास्तविक जन्मजाता और यूनिवर्सल नॉलेज अत्यावश्यक है। यानी कि जो ये रैशनलिज्म वाले थे सुकरात और प्लेटो, ये मानते हैं कि मान लीजिए हम मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो उससे हमें प्रूफ प्राप्त हो सकते हैं कि हमारी बुद्धि क्या है, जन्मजात है। ठीक है, उन्होंने बताया कि इसके अनुसार जो नेट जो है हमारी वास्तविक जो जन्मजात है और जो यूनिवर्सल नॉलेज है अत्यधिक है। यह क्या है, हमें ये बात ज्ञान अनुभव पर आधारित नहीं बल्कि हमारा अनुभव ही उन पूर्व निर्धारित तथ्यों पर निर्भर करता है। अब ये बोलते हैं कि हम ये एक्सपीरियंस से नहीं, हमें तो क्या मिली है, ये जन्मजात मिली है, बाय बर्थ हमें क्या मिली है। इन्होंने तो बोल दिया कि जिसके माँ बाप इंटेलिजेंट है उसके बच्चे यानी कि जिनके माँ बाप नहीं पढ़े लिखे वो बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा बोल दिया कि तो जन्मजात होती हैं, लेकिन नहीं, इनको इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया है। लेकिन ये क्या मानते हैं कि जो हमारे बुद्धि के जो सिद्धांत हैं वो क्या है, हमारा जो बुद्धिवाद का सिद्धांत पता है कि ये रियल नॉलेज की उत्पत्ति पर ध्यान देते हैं और रियल नॉलेज को मानते हैं कि जन्मजात बच्चे के अंदर कोई ना कोई जानकारी अवश्य होती है। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने रैशनलिज्म में। एक्सपेरिमेंटल थ्योरी अभी आपने की थी, आप जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे साइंस का पढ़ रहे हो, एसएसटी का, तो आप क्या कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हो। ठीक है, तो उसी विधि से प्राप्त जो नॉलेज है वो क्या है, आपकी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कहलाती है। उसके बाद सेंस रैशनलाइजेशन थ्योरी, संवेद विवेक पूर्ण सिद्धांत। ये सिद्धांत अरस्तु द्वारा दिया गया। इसमें अरस्तु ने वर्ण अनुभववाद या पूर्ण तर्कवाद को स्वीकार नहीं किया। पढ़ना बेटा एक बार इसको प्रीति। संवेद विवेक पूर्ण सिद्धांत, सेंस रेशनल
रेशनलाइजेशन थ्योरी, यह सिद्धांत अरस्तु द्वारा दिया गया है। इसमें अरस्तु ने पूर्ण अनुभववाद तथा पूर्ण तर्कवाद को स्वीकार नहीं किया है। अरस्तु का मानना है था कि चेतना सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा यथार्थ बनाया जाता है और इस प्रकार व्यक्ति के पास विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों तथा ज्ञान प्रणाली का विस्तृत स्वरूप होता है। कैंट के अनुसार अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी है। उसके अनुसार हम अनुभव के साथ ज्ञान के उद्देश्य के लिए कार्य आरंभ कर सकते हैं, परंतु अनुभव स्वयं में ज्ञान प्रदान नहीं करते। इसमें ज्ञान को रूप देने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। आजकल के आधुनिक विद्यालय मस्तिष्क तथा चेतना दोनों के प्रशिक्षण के कार्य करते हैं। शिक्षण कौशल मस्तिष्क तथा चेतना की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं ताकि वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। हाँ जी, देखिए क्या बताया भाई इन्होंने। साइंस जो रैशनलाइजेशन थ्योरी है उसका सिद्धांत किसने दिया भाई? अरस्तु ने दिया है। उन्होंने बोला, उन्होंने जो पूरा जो एक्सपेरिमेंटल जो थ्योरी थी और जो रैशनलिज्म थ्योरी थी, उन्होंने पूरी तरह से इनको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने एक नई थ्योरी ही दी, साइंस रैशनलाइजेशन की थ्योरी, जिसमें उसने देखा कि एक व्यक्ति के पास विचारों, तथ्यों तथा जितने भी प्रिंसिपल और ज्ञान प्रणाली है इस प्रकार व्यवस्थित किया गया। विचारों और मितव्यय का ज्ञान प्रभाव सारे इसने बताया गया है कि भाई जो सेंस रैशनलाइजेशन है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ सिद्धांत, हमारे पास कुछ विचार होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उनके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। और हमारी सेंसेस का इसमें ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, हम आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, ठीक है, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। इन्होंने बोला कि जो अनुभववादी और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी है, उनके द्वारा हम एक्सपीरियंस के साथ ज्ञान के उद्देश्य के लिए कार्य अध्ययन कर सकते हैं, परंतु अनुभव स्वयं के ज्ञान प्रदान नहीं करते। इसमें ज्ञान के रूप देने के लिए चेतना दोनों के ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो बड़ा डिफिकल्ट दे दिया इसमें बेटा। देखो आपको जस्ट इतना करना है कि जो सेंस रियलाइजेशन थ्योरी है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी और रैशनलिज्म थ्योरी को अडॉप्ट नहीं करती है, ठीक है। वो तो अलग ही लेवल पे सोचती है। वो बोलती है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ आई है, समझ में आया है, किसी चीज़ की नॉलेज है, तो वो उसको उसकी सेंस ऑर्गन के कारण आया है, उसकी यानी कि संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के आधार पर उसको ये ज्ञान आया है। इसमें उन्होंने बताया कि जो आपकी स्किल है, जब आपकी टीचिंग स्किल आपके माइंड और आपकी कॉन्शियसनेस की सहायता से ज्ञान प्राप्त करती है, यानी कि आपकी जो स्किल है, अभी आप क्लास में हो, अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे कर रखा है आपने, और ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया कि जब भी आप कोई चीज सीखते हो ना, तो उसके माइंड का प्रेजेंट मैम आपकी होना। आवाज माइक ऑफ है। ओके ओके, यानी कि इसमें इन्होंने बताया है कि हम सेंस का प्रयोग करते हैं, अपनी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रयोग करते हैं किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। दूसरी बात, हमारी जितनी भी स्किल्स हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए एक तो हमारा माइंड का प्रेजेंस होना जरूरी है और दूसरा हमारा कॉन्शियस होने का जरूरी है। माइंड और कॉन्शियस होने का मतलब, अब आप क्लास में बैठे हो तो अगर कोई बच्चा सो रहा है, सिर्फ क्लास लगा के छोड़ गया, तो उसको नॉलेज नहीं होगी। अगर कोई बच्चा एक्टिव तरीके से अपने माइंड, उसका माइंड सिर्फ दिमाग, उसका दिमाग सिर्फ क्या है, यहाँ पर है, अपनी क्लास में है, कॉन्शियस है वो चीजों को लेकर, तो उस बच्चे के अंदर ज्ञान की प्राप्ति जल्दी होती है। तो ये वो बताता है। उसके बाद आती है आपकी क्रिटिसिज्म थ्योरी। क्रिटिसिज्म थ्योरी ये बोलती है, ये जर्मन दार्शनिकों ने दिया है, ये बुद्धिवाद और दोनों सिद्धांतों को संबंधित न करते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार इनकी फिलॉसफी है कि कुछ कहने से पहले तोलना और कुछ जानने से पहले ज्ञान की शर्तों को जांचना चाहिए। यानी कि कई लोग होते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, तो ये क्रिटिसिज्म थ्योरी उसी बात को बता रही है कि पहले हमें उस चीज के बारे में पूरा ऑब्जर्व करना चाहिए। किसी चीज को किसी को भी बताने के लिए पहले हमें क्या करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, समीक्षा करनी है, ठीक है। क्रिटिसाइज यानी कि वो सही है या नहीं है, उसके बारे में हमें पहले बताना है, ठीक है।
एक मिनट बेटे। देखना है कि ज्ञान की क्रिया में इनका क्या उपयोग है। अपनी समीक्षा प्रणाली के आधार पर कैंट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ज्ञान की क्रिया में बुद्धि रीजन और अनुभव एक्सपीरियंस दोनों आवश्यक है, क्योंकि अनुभव से ज्ञान का कच्चा माल रॉ मटेरियल मिलता है और बुद्धि से इसका आकार यानी फॉर्म मिलता है। बिना अनुभव के कोई सामग्री प्राप्त नहीं कर सकता है और बिना बुद्धि के कोई उसे निश्चित रूप मिल नहीं सकता। अतः एक भी अनुपस्थिति में ज्ञान की उत्पत्ति या विकास संभव नहीं। कैंट का कथन है कि बुद्धि के बिना संवेदनाएं अंधी होती है और संवेदनाओं के बिना बुद्धि खोखली एम्प्टी होती है। इसलिए कैंट ने मन को पहला इंद्रिय और दूसरा बुद्धि दो ताकतें माना है। इंद्रिय ताकत से संवेदनाओं की उत्पत्ति होती है और बुद्धि द्वारा उनको संबद्ध किया जाता है। कैंट ने यह भी कहा है कि बिना प्रत्ययों के संवेदन अंधे होते हैं और बिना संवेदनों के प्रत्यय खाली या शून्य होते हैं। इस प्रकार कैंट का समीक्षात्मक सिद्धांत अनुभववाद और बुद्धिवाद में समन्वय करता है। इसके परिणाम स्वरूप जब कोई भी दार्शनिक कोरे अनुभववाद या कोरे बुद्धिवाद की दुहाई नहीं देता है, सभी ज्ञान की प्राप्ति और उत्पत्ति में अनुभववाद तथा बुद्धि दोनों का हाथ मानने लगे हैं। बुद्धिवाद ज्ञान की अंतिम प्रामाणिकता बुद्धि को और अनुभववाद ज्ञान की अंतिम प्रामाणिकता इंद्रिय अनुभव को ही मानते हैं। परंतु फिर भी कैंट के समीक्षावाद ने इन दोनों विरोधी मतों के एकंगीपन को दूर करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी और यह बताया कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव और बुद्धि दोनों के सहयोग का फल है। उनमें से एक भी एक दूसरे के सहयोग के बिना अधूरा है। देखो बेटा, इसमें क्या बताया है इन्होंने। मैम माइक ऑफ है। चलो आप ही बता दो प्रीति, अभी पढ़ा है ना आपने ये वाला क्रिटिसिज्म थ्योरी। मैंने इसको पढ़ के जितना समझा है उसमें जो कैंट है वो ये कहते हैं कि जो दर्शन का कार्य बुद्धि और अनुभव दोनों की समीक्षा करके यह देखना है कि ज्ञान की क्रिया में इनका क्या उपयोग है। मतलब वो ये कहते हैं कि जो रीजन है कि मतलब क्या रीजन हो सकते हैं, जो बुद्धि और जो एक्सपीरियंस यानी अनुभव है, हम दोनों का यूज करके हम ये समझ सकते हैं कि इन दोनों का आखिर यूज क्या है। ठीक है, और इसमें ये भी देखा जाता है कि यानी कि कोई भी चीज, कोई भी काम या किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले हमें उसको हर एक तरीके से क्या कर लेना चाहिए, जांच परख लेना चाहिए। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है उसका समीक्षावाद, यानी कि कहाँ कहाँ पर उसके नेगेटिव पॉइंट है उनको भी हमें ध्यान में रखना है आगे। ठीक है, कैंट का ये मत है कि जो भी कार्य है वो हमारा बुद्धि और एक्सपीरियंस दोनों की ऑब्जर्वेशन के बाद हमें देखना होता है कि ज्ञान का उपयोग कहाँ पे होएगा, ये ज्ञान जो हम ले रहे हैं कहाँ पर हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, इसने बोला है कि जब भी हम कोई नॉलेज एक्वायर करते हैं, कोई भी ज्ञान लेते हैं, तो हमारी इंटेलेक्चुअल और हमारी जो एक्सपीरियंस है वो दोनों मिलकर इसके लिए क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं। बुद्धि उसको क्या देती है, फॉर्म देती है। एक्सपीरियंस तो क्या उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा है, और आपकी बुद्धि क्या है, उस काम को एक पूरा का पूरा रूप प्रदान करती है। ठीक है, बुद्धि के बिना हमारी जो सेंसेस है वो काम नहीं करती, यानी कि हमारी इंटेलिजेंसी भी अगर हमारे अंदर आईक्यू लेवल बहुत कम है तो ये हमें कहीं पर भी काम नहीं आती। यानी कि अगर हमारे अंदर बुद्धि नहीं है तो जो हमारी सेंस ऑर्गन है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर मान लीजिए आप वैसे तो हट्टा कट्टा है कोई बच्चा लेकिन है डिसेबल, ठीक है, बुद्धि नहीं है, तो उसकी जो हट्टा कट्टा होने का है वो भी कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जब उसके दिमाग ने उसको कोई दिया ही नहीं काम तो वो कैसे करेगा, तो उसकी बुद्धि क्या है, खाली रहती है। इसलिए इनका मानना है कि हमें जो ज्ञानेंद्रियां है, जो बुद्धि है, दो ताकतें हमारे पास हैं जिनके आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि ताकत के साथ साथ इंटेलिजेंसी का होना भी जरूरी है, और बिना किसी कंसेप्ट के कोई भी व्यक्ति क्या होता है, अंधा होता है, और यानी कि उसका माइंड क्या होता है,
खाली होता है। और ज्ञान की प्राप्ति और उत्पत्ति अनुभव और बुद्धि, यानी कि इसने दो ही बातें ली हैं, अपनी आपके इंटेलिजेंसी को और आपके एक्सपीरियंस दोनों को इसने यहाँ पे काउंट किया है कि तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने उसको प्राप्त कर सकते हैं नॉलेज को, यानी कि बुद्धि का यूज करके और अपने, और क्या बताया था दूसरा पॉइंट मैंने, एक्सपीरियंस। हाँ जी, एक्सपीरियंस को और बुद्धि दोनों का यूज यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद है आपका योगिक थ्योरी। योगिक थ्योरी क्या बताती है कि जो ज्ञान है वो हमें, योगिक थ्योरी योग पतंजलि जो योग है, योगासन, वहां से जोड़ा गया है। इसमें इसमें काफी महत्व बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा माइंड है, अगर हम उसको मान लीजिए मेडिटेशन करते हैं, एक जगह उसको शांत करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति जल्दी होती है। कैसे होती है जल्दी प्राप्ति? अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन भटकता नहीं है, तो हम उसके बाद जिस भी वर्क के ऊपर, जिस भी काम के ऊपर अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं, वो बहुत जल्दी वो चीज हमें सीख जाते हैं। तो इन्होंने बोला है कि योगिक क्रियाओं के आधार पर भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो थी योग क्रिया। उसके बाद कुछ फिजिकल और मेंटल क्रियाएं भी यहाँ पर करवाई जाती हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से मनुष्य की जो मेंटली जो कॉन्शियसनेस है उसको हाई लेवल तक करवाया जाता है, ताकि व्यक्ति को महसूस हो सके, महसूस करने लगते हैं कि योग के दम पर ही वो क्या है, मोरालिटी भी सीख रहे हैं, और जो चीजें हैं उनके दिमाग में वो लंबे समय तक याद भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसने बताया गया है योगिक थ्योरी में। तो ये थे आपका कौन सा क्वेश्चन जो बताता है कि ज्ञान का रूप क्या है और बालक की किन सिद्धांत, यानी कि ज्ञान के क्या क्या सिद्धांत थे। एक तो था आपका अनुभववादी, दूसरा बुद्धिवादी, एक था एक्सपेरिमेंटल सेंस रिलेशनशिप वाला, और जो क्रिटिसिज्म थी समीक्षावादी, उसमें उन्होंने पहले दो को लिया गया है, बुद्धि और अनुभव को, और तीसरा था हमारा यौगिक थ्योरी। ये वाले यहाँ पर बताए गए हैं। अब है आपके यहाँ तक क्लियर है बेटे? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन है आपका रैशनलिज्म एंड एम्पेरिकिज्म। ठीक है, बुद्धिवाद और अनुभववाद, एक्सपीरियंस में और आपके इंटेलेक्चुअल में क्या डिफरेंस है, वो एक एक पॉइंट एक एक बच्चा बताएगा। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटा क्वेश्चन एक तो आपको बताना है जो एक्सपीरियंस के आधार पर, और दूसरा क्या है आपका बुद्धि के आधार पर। तो जो पहले वाला है आपका बुद्धिवाद, उसमें तो आपका ज्ञान क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल होता है, यानी कि बुद्धि के जरिए आपने नॉलेज एक्वायर की है। और जो एक्सपीरियंस वाला है अनुभववाद, उसके अनुसार आपने जो नॉलेज है वो अपने सेंस ऑर्गन की सहायता से एक्सपीरियंस लेकर आपने क्या किया है, उसको एक्वायर किया है। आगे बताइए। इसके अनुसार वास्तविक ज्ञान वह जो सार्वभौमिक हो और जिसमें संदेह ना किया जा सके। मतलब बुद्धिवाद के अंदर ये है कि जो रियल नॉलेज है, जो जो असली ज्ञान है, उसके अंदर कुछ शक ही ना किया जा सके। और जो अनुभववाद है, उसके अनुसार क्या होता है, वास्तविक ज्ञान वो होता है जिसमें कुछ नया हो, जिस जो रियल नॉलेज होती है उसके अंदर कुछ भी नया ऐड हो जाए, वो होता है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चा बोलिए। इसमें ज्ञान का आधार बुद्धि होती है, और उसमें ज्ञान का आधार क्या होता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, जो मन होता है वो एक्टिव होता है बुद्धि के टाइम पे, और एक्सपीरियंस के टाइम पे हमारा मन क्या है, एक्टिव नहीं होता। इसके अनुसार सत्य अनुभव पूर्व है, उसके अनुसार सत्य अनुभव के पश्चात मालूम होते हैं। यहाँ पर हमें क्या है, जो भी कोई भी ट्रुथनेस है, कोई भी सच्चाई है, वो एक्सपीरियंस से पहले प्राप्त हो जाती है, और उसमें क्या एक्सपीरियंस के बाद हमें पता लगती है। इसमें क्या है, उसमें क्या है, हमारी बुद्धि की लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ पर क्या है, हमारी अनुभव की लिमिटेशंस होती हैं। ज्ञान का प्रमाण बुद्धि है, और दूसरे में ज्ञान का प्रमाण प्रत्यक्ष है। बुद्धि वाले में क्या बताया गया है, मन अपने अंदर से ज्ञान का विस्तार और उसी प्रकार करता है जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर से जाला पूरती है, ऐसे ही हमारे माइंड में क्या है, कंसेप्ट घूमते हैं। 10 मिनट। ठीक है, इसके अनुसार ज्ञान की विधि
आपकी निगमात्मक है और उसके अनुसार आपकी आगमात्मक है। ठीक है, यानी कि एक तो क्या है आपकी डिडक्टिव मेथड है और एक क्या है आपकी इंडक्टिव मेथड है। यानी कि डिडक्टिव और इंडक्टिव में क्या होता है, एक में तो क्या कर रहे हो आप, पहले एक्सपीरियंस लेके एग्जाम्पल लेके फिर आप कंसेप्ट समझ रहे हो। एक में आप क्या है कंसेप्ट से के आधार पर आप पहले कंसेप्ट समझ रहे हो और उसके बाद क्या है एग्जाम्पल ले रहे हो। ये ना एक बार देख लेना, इंडक्टिव में एग्जाम्पल पहले लेते हैं या डिडक्टिव में। इंडक्टिव और डिडक्टिव एक बार गूगल करके देख लेना। इसके अनुसार बुद्धिवाद दर्शन से प्रारंभ होकर स्पिनोजा के दर्शन विकसित और लय दर्शन में अपनी चरम सीमा कितना, इसमें क्या बताया गया कि जो बुद्धिवादी है उनका दर्शन, यानी कि ये जो यहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम दे दिए कि उनके वहां से चला और आज तक ये चरम सीमा पर है। और एक्सपीरियंसवाद में भी उन्होंने बता दिया कि जो जो वहाँ के लोग थे, यानी कि जिन्होंने अनुभववाद की रचना की, जॉन लोके के दर्शन को प्रारंभ किया और उसके बाद डेविड ह्यूम्स की फिलोसफी ने इसे अपने चरम सीमा पर। तो ये 11वां पॉइंट तो बेशक से कट कर देना, सिर्फ उनके नाम बता रखे हैं जिन्होंने इनको दिया था, डिफाइन किया था। सबसे पहले किसने डिफाइन किया और इसको हायर पीक तक लेवल तक कौन सा लेके गया उसको बताया गया है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद है आपका कंसेप्ट ऑफ बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ये वाला टॉपिक है आपका, जिसमें आप पढ़ोगे विश्वास क्या है, सूचना क्या है, ज्ञान क्या है और समझ क्या है। ठीक है, तो मुझे बताइए इसके अलग अलग पॉइंट दूं आपको करने के लिए या पूरा क्वेश्चन दूं? मैम पूरा ही क्वेश्चन दे दो तो छोटा सा ही है। ठीक है, तो फिर कौन करके लाएगा इसको? मैम टॉपिक क्या है? टॉपिक है बेटा कंसेप्ट ऑफ बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। मैम मैं कर लाऊंगी प्रीति। ठीक है प्रीति, तुम ये कर लाना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो भाई, ज्ञान के प्रकार। ज्ञान के प्रकार में ना ऐसा है आपके 3 टाइप दे रखे हैं। एक तो है सामान्य प्रकार, एक है भारतीय दृष्टिकोण, पराविद्या नहीं, ये वाला क्वेश्चन मेरे को ही कराना पड़ेगा। सिलेबस वाला बताओ। एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, पाठ्यक्रम का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए और इसकी क्या विशेषताएं हैं। मैम इंग्लिश में बता दो भाई एक क्वेश्चन। मिनट बेटा, एक मिनट, मैं नाम लिख दूं पहले। प्रीति, इसमें है आपका प्रोसेस एंड क्राइटेरिया ऑफ कैरिकुलम सिलेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कैरिकुलम एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरिकुलम क्या है? मैं कर लूंगी। खुशी, यस मैम। ठीक है। उसके बाद आता है इसका कैरिकुलम की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारा सिलेबस या कैरिकुलम। इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम, कौन सा बच्चा करके लाएगा इसको? अनीशा, ठीक है। अब एक रहता है आपका कैरिकुलम में और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। कैरिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस। सारे ही बच्चे पूरे हो गए? चलो खैर, कल तक तो शायद इतना ही हो पाएगा। ठीक है, फिर डिफरेंस कल क्लास में करेंगे हम लोग। ओके, फिर मिलते हैं कल। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बताइए भाई, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलो ठीक है, तो फिर लेफ्ट कर सकते हो।